अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 2 का। सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी क्लास 10th, और जो चैप्टर जिसका हमने आगाज़ किया था चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला जो है वो जानदारों में कैसे होता है। तो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को कुछ यूँ डिफ़ाइन किया था। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी प्रोड्यूस की जाती है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके। एटीपी एनर्जी की वो शक्ल है जिसको एनर्जी करेंसी का नाम भी दिया जाता है, यानी कि जब भी ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? एटीपी। जो रेस्पिरेशन है ये दो तरह की हो सकती है, एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन वो फॉर्म है रेस्पिरेशन की जिसमें रिक्वायर्स ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अमूमन जो है वो हम आगे भी बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद हमने डिफ़ाइन किया था गैसेस एक्सचेंज को, कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इस अमल को क्या कहा जाता है? गैसेस एक्सचेंज। इसके अलावा हमने डिफरेंस देखा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, कि ये दोनों जो है मुख्तलिफ टर्म्स हैं। ब्रीदिंग में जस्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जो है वो होती है, यानी कि गैसेस का इनटेक और गिविंग आउट का प्रोसेस जो है वो ब्रीदिंग कहलाता है, यानी कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें बेशुमार केमिकल रिएक्शन जो हैं वो भी हो रहे होते हैं। इसके बाद हमने बात की गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है? प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए भी हो सकती है, स्टोमेटा के ज़रिए भी हो सकती है, लेंटिसल्स के ज़रिए भी हो सकती है, या फिर डेसोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकती है। जो क्यूटिकल है, जैसे ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये लीफ का एक डायसेक्शन है। इसमें ये अपर एपिडर्मस है और ये लोअर एपिडर्मस है। अपर एपिडर्मस के ऊपर एक तह होती है जिसको क्यूटिकल का नाम दिया जाता है, वैक्सी लेयर होती है ये। अमूमन ये जो है ये एक्सेस ऑफ वाटर के लॉस को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इसका और किरदार ये है कि इसके ज़रिए गैसों का तबादला भी हो पाता है। स्टोमेटा की अगर बात की जाए तो दे आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मस। ये आपको स्टोमा जो है एक नज़र आ रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स, एक ये और ये दोनों जब टर्जिड हो जाते हैं तो स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है। टर्जिड होने से मुराद ये है कि वाटर इसमें इंटर होता है और ये फूल जाता है, जिसको हम टर्जिडिटी का नाम देते हैं। तो ये स्टोमा जो है ये ओपन हो जाता है, इसके दरमियान जो पोर है उसके ज़रिए से गैसों का तबादला जो है वो हो पाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को वो खारिज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। इसके अलावा लेंटिसल्स की बात की थी कि जो बाक है, छाल है पौधों की, उसमें भी छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको लेंटिसल्स का नाम दिया जाता है। उसके ज़रिए से भी गैसेस एक्सचेंज का अमल जो है वो होता है। डेसोल्यूशन में हमने बात की कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी में हल शुदा गैसेस जो हैं उनका तबादला जो है वो करते हैं। तो ये था लास्ट टाइम जो हमने बातें की। आज हम बात करने जा रहे हैं गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों में गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला किस तरह से होता है? इट इज़ कैरिड आउट थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू लंग्स एंड एयर पासेज वे, यानी कि इंसानों में एक ऑर्गन सिस्टम जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है वो मौजूद होता है गैसों के तबादले के लिए। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक एयर पैसेजवे और दूसरा जो है वो लंग्स। एयर पैसेजवे से मुराद वो रास्ता है जो गैसेस, एयर जो है वो अपनाती है इन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन लंग्स एंड गोज़ आउट आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए से एयर दाखिल होती है और खारिज होती है। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला हिस्सा जो है वो नोस्ट्रिल, नथने जिसको हम कहते हैं। ये जो 2 नोस्ट्रिल्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, एवरी
इंडिविजुअल हैव द नॉस्ट्रिल्स। ये जो नथने हैं इनके ज़रिए से एयर जो है वो नेज़ल कैविटी में जाती है। इसके पीछे एक कैविटी होती है जिसको नेज़ल कैविटी का नाम दिया जाता है नथनों से आगे, और उस नेज़ल कैविटी में लाइंड विद हेयर्स एंड म्यूकस, यानी कि हेयर्स और म्यूकस जो है वो मौजूद होता है। इसका बड़ा अहम रोल है इन हेयर्स का और म्यूकस का। एक तो ये फ़िल्टर करते हैं जो एयर जा रही होती है हमारे लंग्स के अंदर, उसके अलावा ये नमी को बरकरार रखने और टम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी अहम किरदार अदा करती हैं म्यूकस। इसके अलावा जब एयर नेज़ल कैविटी से आगे गुजरती है तो आगे एक मस्कुलर पैसेज जो है वो रास्ता वो मौजूद होता है जिसको फेरेंक्स का नाम दिया जाता है। अगर फेरेंक्स पूछ लिया जाए फेरेंक्स क्या होता है, इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो दोनों हवा और एयर के लिए जो हवा और फूड के लिए कॉमन होता है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें एयर में ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला जो है वो होगा। एयर जो दाखिल होती है नथनों के ज़रिए से, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से, ये नेज़ल कैविटी है, इसको नेज़ल कैविटी का नाम दिया जाता है, नेज़ल कैविटी। इसके नेज़ल कैविटी हवा इधर से गुज़रती हुई ये रास्ता अख्तियार करती है और ये फेरेंक्स में आ जाती है जी। फेरेंक्स से हवा जो है वो फिर दो रास्ते होते हैं। फेरेंक्स जो है एक कॉमन रास्ता होता है। एक रास्ता जो है वो एसोफेगस की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है ये लेरिंक्स कहलाएगा, लेरिंक्स। तो जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो उस वक़्त ये रास्ता जो है ये क्लोज़ हो जाता है। इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है ग्लोटस का, ग्लोटस का नाम दिया जाता है इस ओपनिंग को। और इसके ऊपर ये एक फ्लैप सा जो है वो मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है एपीग्लोटस का। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है एपीग्लोटस, कि जब फूड इनटेक हो रही हो तो वो बजाय इस रास्ते जाने से वो एसोफेगस में चले जाती है। ये एक्टिविटी आप ख़ुद भी करके देख सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा। तो जब ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा तो ये एपिग्लोटस जो है इस ओपनिंग के ऊपर आ जाता है और ये रास्ता जो है ये बंद हो जाता है फूड के लिए। तो एक ही रास्ता बचता है, वो है एसोफेगस। तो बहुत ही एहसन इंतज़ाम जो है अल्लाह ताला की तरफ से कर दिया जाता है कि खुराक जो है वो हवा वाले रास्ते यानी कि फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ ना जाए। तो इधर से फिर एयर जो है वो गुज़रती हुई ये ट्रेकिया में आ जाती है। यहाँ पर ये सारा पैसेज वे जो है ये लिखा भी हुआ है कि हवा नॉस्ट्रिल से होती हुई नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से फिर लेरिंक्स में आती है और लेरिंक्स के बाद ये ट्रेकिया आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हवा का गुज़र जो है वो होता है। इसको लेरिंक्स को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेरिंक्स is a box made of cartilage present between pharynx and trachea। pharynx और ट्रेकिया के दरमियान, ये आ गया जी फेरेंक्स और ये आ गया ट्रेकिया, इसके दरमियान में ये लेरिंक्स एक बॉक्स की मानंद होता है और उस बॉक्स को वॉइस बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वॉइस बॉक्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स। दो जोड़े होते हैं फाइब्रस बैंड्स के, धागा नुमा साख्तें होती हैं, कार्ड एज वोकल कॉर्ड्स, जिनको वोकल कॉर्ड्स का नाम दिया जाता है। और जब एयर उनमें से गुज़रती है वो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वाइब्रेट करती हैं, जिसके नतीजे में साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस एंड प्रोड्यूस साउंड्स। जब एयर पास होती है तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स का नाम भी
दिया जाता है। उसके बाद एयर जो है ये ट्रेकिया में आ जाती है। ट्रेकिया जो है इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, तकरीबन 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। इनकम्प्लीट रिंग्स या सी शेप्ड रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। विंड पाइप इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के आगे ये विंड पाइप, ये एसोफेगस, इसके आगे ये विंड पाइप होता है, विच कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड रिंग्स। सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड यानी कि इनकम्प्लीट रिंग्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और उनका जो अहम फंक्शन है वो यही है कि वो कोलैप्स होने से बचाते हैं ट्रैकिया को, उनका सी शेप का होना। उसके बाद ट्रैकिया से हवा जो है, एयर जो इनटेक हो रही है वो ब्रोंकाई में जाते हैं। ये ट्रेकिया जो है दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। सिंगुलर ब्रोंकस एक राइट लंग को जा रहा है और एक लेफ्ट लंग को जा रहा है। सिंगुलर ब्रोंकस और प्लूरल जो है वो ब्रोंकाई, इनको ब्रोंकाई का नाम देते हैं। दे हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स, इनमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो जाएं। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई हैं ये मज़ीद डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में। ये आगे मज़ीद जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही हैं, और ब्रोंक्यूल्स आगे मज़ीद डिवाइड होती हैं एल्व्यूलर डक्ट में। इसको अगर बड़ा करके देखा जाए तो ये आपको एल्व्यूलर डक्ट जो है वो नज़र आ रही है। एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट जो है वो आगे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको नज़र आ रहा है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को एल्व्यूलाई का नाम देते हैं। एल्व्यूलाई, सिंगुलर एल्व्यूलस और प्लूरल एल्व्यूलाई। ये जो एल्व्यूलाई हैं दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड साइट ऑफ एक्सचेंज। इनका जो मेन रोल है, जो गैस एक्सचेंज में सबसे अहम किरदार जो है वो एल्व्यूलाई का ही है कि ये गैसेस एक्सचेंज के लिए अहम जगह होती है। क्यों अहम होती हैं? क्योंकि इट कंसिस्ट टू वेरी थिन लेयर एपिथीलियम। ये बहुत बारीक तय होती है एपिथीलियम की। इसको अगर बड़ा करके देखा जाए तो ये आप जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये एपिथीलियम है, और इसके गिर्दा गिर्द कैपिलरीज जो हैं बहुत मौजूद होती हैं, वो भी बहुत बारीक दीवार वाली सिंगल सेल थिक जो डक्ट्स हैं वो मौजूद होती हैं, जिनको कैपिलरीज का नाम दिया जाता है, और उनमें ब्लड जो है वो मौजूद होता है। तो जो ब्लड यहाँ तक पहुँचता है, हार्ट जो ब्लड लेकर आ रहा होता है यहाँ पर एल्व्यूलाई के पास, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड से मुराद कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस जो है वो मौजूद होती है, और ये जो लंग्स की कैविटी में एयर आ रही है उसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का अमल होता है। ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल कर जाती है कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल कर जाती है इन सैक्स में। तो जब ब्रीदिंग के अमल में एक्सेलिंग की जाती है तो ये इसी तरह से एयर जो है वापस चले जाती है, वो एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किए हुए है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होती सारा रास्ता इख्तियार करते हुए यहाँ से जो है वो खारिज हो जाती है। तो इस तरह से ब्लड की ऑक्सीजनेशन जो है वो भी हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा जो है वो भी हमें हासिल हो जाता है। और जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ब्लड आपको पता ही है कि पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है, तमाम सेल्स जो हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है वो अमल आसानी से हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।